हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, हमारा जो एसी सर्किट होता है उसके तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या आप डिवाइसेस भी बोल सकते हो, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनके की पॉइंट्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपके हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडक्टर, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल की। इंडक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का सिंबल है, और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। वोल्टेज की अगर हम बात करें तो इंडक्टर की वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर देते हैं V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। तो इसका जो करंट होता है I इज इक्वल टू वो होता है माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। इसको आप लिख सकते हो आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ आप देखेंगे कि जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई बाई टू है। कैपेसिटर में लिखेंगे तो कैपेसिटर की वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है। करंट होगा वो होगा आई नोट कोस ओमेगा टी। उसको हम ये भी लिख सकते हैं आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी होता है, और करंट होता है I, वो होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ से आप करंट और वोल्टेज को ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये वाला ध्यान देखें, ये आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। यहाँ पे वोल्टेज में आर्ग्यूमेंट कितना है, ओमेगा टी, और करंट में है आर्ग्यूमेंट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो जो फेज डिफरेंस होगा यहाँ पे, जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पे कितना है, पाई बाई टू है। यहाँ भी फेज डिफरेंस कितना रहेगा, यहाँ भी फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, क्योंकि देखो यहाँ पे वोल्टेज का आर्गुमेंट ओमेगा टी है और करंट का आर्गुमेंट ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। रेजिस्टेंस में देखोगे दोनों का आर्गुमेंट सेम है, वोल्टेज का और करंट का दोनों का आर्गुमेंट सेम है। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। उसके बाद बात करते हैं हम पावर की, पावर कंजम्पशन की। तो पावर कंजम्पशन करना है, उसके लिए हम पहले इनका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। फेजर डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसका पावर कंजम्पशन कितना होता है। आप यहाँ फेज डिफरेंस देख रहे हैं, तो वोल्टेज को और करंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। वोल्टेज साइन का फंक्शन है तो वोल्टेज कुछ इस टाइप से होगी। उसके बाद करंट है माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। इसका मतलब जब वोल्टेज जीरो थी तो करंट के पास अपनी मैक्सिमम वैल्यू थी। वोल्टेज की जब मैक्सिमम वैल्यू को जाती है तो करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। उसके बाद ये जो जीरो जीरो वाले पॉइंट हैं, इनको आप इस प्रकार से ये कर लें एक बार, जीरो और मैक्सिमम के जो पॉइंट हैं उनको अलग अलग कर लें तो अच्छे से आपका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे, फिर ये जब जीरो था तो ये करंट क्या हो जाएगा, आपकी पी की वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। जब ये मिनिमम पे जाएगा तो करंट किस पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। जब जीरो आएगा तो करंट नेगेटिव में पी की वैल्यू पे चला जाएगा, कुछ इस टाइप से। अब हम ग्राफ बनाते हैं पावर का। पावर का अगर आप ग्राफ बनाओगे, देखो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। पावर P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो यहाँ आप देखेंगे इस साइकिल में वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, पावर आपके पास रहेगी ये नेगेटिव रहेगी V इंटू आई। यहाँ जीरो से जीरो के बीच में देखोगे दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पावर हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। मैंने वोल्टेज को, करंट को और पावर को अलग अलग कलर से हाईलाइट किया है, आप ध्यान से देख लें। उसके बाद ये देखो, इस जीरो से इस जीरो के बीच में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पावर फिर से नेगेटिव हो जाएगी। तो पावर का ग्राफ यहाँ से आपके पास यहाँ चला जाएगा। यहाँ देखोगे दोनों के दोनों माइनस में है, करंट भी माइनस में, वोल्टेज भी माइनस में है, तो पावर फिर से प्लस में चली जाएगी। ये फेजर डायग्राम भी बोल सकते हो, फेज रिलेशन है वो हमने बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ साइकिल है, ये इतना हाफ साइकिल है, और ये कितना हो गया, फुल साइकिल हो गया। आप देखोगे फर्स्ट हाफ साइकिल में पावर एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है,
दोनों का एवरेज निकालोगे प्लस माइनस जीरो, नेक्स्ट हाफ साइकिल में माइनस और प्लस जीरो। तो यहाँ पे जो पावर लॉस है, पावर का जो लॉस है, पावर लॉस कितना है इसमें, जीरो। इसका फेजर बनाइए आप, देखिए इसका जब हम फेजर बनाएंगे तो पहले वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन हो गया है। उसके बाद हम करंट देखते हैं, I इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। तो पहले मैं इसके जो 90 डिग्री का जो डिफरेंस है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ सभी को ऐसे। अब देखो जब वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर होगा, कोस का फंक्शन है इसलिए, तो यहाँ से ये यहाँ पे आया, जब ये माइनस था तो ये मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से चला जाएगा इधर, ये जब ये जीरो हुआ तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो इस प्रकार से ये जो रेड वाला ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ किसके लिए हो गया आपके पास, करंट के लिए, ये हो गया वोल्टेज के लिए। पावर के लिए जब आप करेंगे तो पावर P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो यहाँ देखो इस जीरो से इस जीरो के बीच में दोनों पॉजिटिव हैं, तो पावर आपके पास आएगी पॉजिटिव, पावर क्या आएगी, इतना पॉजिटिव आएगी। फिर इस जीरो से इस जीरो के बीच में ये प्लस है, ये माइनस है, पावर चली जाएगी माइनस में, V का आई का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों माइनस हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपके पास क्या आ गया, प्लस। और फिर यहाँ देखेंगे ये प्लस है, ये माइनस है, पावर फिर से माइनस आ गई। यहाँ फुल साइकिल में पावर की एवरेज आप निकाल के देखो, दो प्लस हैं, दो माइनस हैं, ये दो प्लस दो माइनस, एवरेज निकालोगे जीरो। तो यहाँ भी पावर लॉस जो होगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। फिर हम फेज डिफरेंस करते हैं इसका रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस के केस में आप देखेंगे V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है। तो ये वोल्टेज का बना दिया मैंने ग्राफ। ये वोल्टेज के लिए है। करंट के लिए देखोगे आई नोट साइन ओमेगा टी है, तो करंट भी साइन का ही फंक्शन है, तो ये करंट के लिए आ जाएगा। ये हो गया करंट के लिए, और ऊपर वाला था वोल्टेज के लिए। पावर देखोगे, पावर P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो V का आई का जीरो से जीरो के बीच में यहाँ प्रोडक्ट करोगे तो पावर आपके पास यहाँ पे आएगी, यहाँ जीरो से जीरो के बीच में देखोगे दोनों माइनस है ना, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ फिर से पावर प्लस में आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ एवरेज निकालोगे इसका, तो इसकी एवरेज मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। इसकी जो पावर होती है, पावर वो होती है V नोट आई नोट डिवाइडेड बाई 2, V नोट आई नोट डिवाइड बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं V RMS I RMS। इसका मतलब यहाँ पे जो पावर का लॉस है वो मैक्सिमम लॉस है। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो इंडक्टर है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा L से, और फ्रिक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे 2 पाई न्यू L से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो XL है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फ्रिक्वेंसी के। XL किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी के है। कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होता है या जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम XC से। फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई न्यू सी, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है R फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसका फ्रिक्वेंसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब यहाँ फिर से देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है, तो अगर मैं फ्रिक्वेंसी का और XL का ग्राफ बनाऊंगा तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा।
क्योंकि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है। यहाँ आप देखोगे एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ आप ग्राफ बनाओगे किसका, फ्रिक्वेंसी का और एक्सी का, तो इनवर्सली का ग्राफ वो आने वाला है। कैसा ग्राफ आएगा, इनवर्सली का, और ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता ही नहीं, तो इसका ऐसा कोई ग्राफ नहीं है। ठीक है, और देखिए, और एक्सेल किस बात पर डिपेंड करेगा, एक्सेल इस बात पर भी डिपेंड करता है, जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर का आप कोर चेंज कर देते हो, ये इंडक्टर का कोर चेंज कर देते हो, यहाँ पे आप मैग्नेटिक मटेरियल डालते हो, फेरोमैग्नेटिक डालते हो, पैरामैग्नेटिक डालते हो और डायमैग्नेटिक डालते हो, उसके अकॉर्डिंग भी एक्सेल की वैल्यू में चेंज आता है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक्सेल जो है वो परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। एक्सेल किस पर डिपेंड करता है, जो मीडियम होगा उसकी परमेबिलिटी कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आप देखोगे एक्ससी अगर सी वेरिएशन में है, इसका मतलब हुआ कि सर्किट आपने बनाया और सर्किट के अंदर आप बोलोगे भाई कैपेसिटर के अंदर मैंने प्लास्टिक शीट डाल दी है, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक शीट डाल दी है, तो जैसे ही कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो, डाइलेक्ट्रिक वो शीट डालते हो, तो उससे उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज, और कैपेसिटेंस में जैसे ही चेंज आएगा तो एक्सी के अंदर भी चेंज आएगा। तो ओके, तो एक्सी एक तो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, दूसरा एक्सी जो है वो कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, कैपेसिटेंस के भी ऊपर डिपेंड करता है। और कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो, और अगर ये C इज इक्वल टू हम लिखते हैं C नोट डिवाइड बाई 1 माइनस T डिवाइड बाई D, ये तब होता है जब मैं इसके अंदर कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ, कंडक्टिंग स्लैब डाल देता हूँ। C इज इक्वल टू C नोट 1 माइनस T अपॉन D हो जाता है। इस केस में भी आप देखोगे कि C की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। C को हम ऐसे भी लिखते हैं, C इज इक्वल टू KC नोट। अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो स्पेस था फुल्ली मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर देता हूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है C इज इक्वल टू KC नोट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग भी C की वैल्यू चेंज होगी, और C की वैल्यू चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग XC की वैल्यू चेंज होगी। ये जो चेंज है ये आपके पास कहाँ काम आने वाला है, देखिए मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। पहले इंडक्टर के लिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इंडक्टर के लिए कुछ ऐसा है, आपसे एक ऐसे इंडक्टर कनेक्ट करेगा, उसके साथ एक ऐसे बल्ब कनेक्ट होगा, और यहाँ पे मैंने AC सोर्स की सप्लाई दे दी है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये AC सोर्स है, मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करता हूँ तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर एक आयरन कोर डाल देता हूँ, ये जो आपके पास इंडक्टर था इसके अंदर मैं एक आयरन की रोड इंसर्ट कर देता हूँ, तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इन क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढने की कोशिश करना, जो मैंने फॉर्मूले बताए इसके अकॉर्डिंग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कैपेसिटर में कुछ ऐसे करेगा, आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट करेगा, एक बल्ब कनेक्ट करेगा, यहाँ पे AC सोर्स है, और ये ऐसे हुआ, आपसे कहेगा इसका C में इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलेगा, आपसे बोलेगा कैपेसिटर का जो स्पेस था वो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, बताइए बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ा। मैंने इस AC सोर्स की फ्रिक्वेंसी थी उसको इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, तो बताइए बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि दोनों का फेज डिफरेंस 0 होता है, ये इसका फेजर होता है, और इसका जो पावर लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके पास इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सोल्व कर देंगे, किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।